नमस्कार साथियों। भारत की जो गतिविधि है अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा से मैत्रीपूर्ण रही है, लेकिन इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कुछ पड़ोसी देश हमें भी हमेशा भड़काते रहते हैं, लेकिन हम भड़कते तो कभी भी नहीं हैं। और अभी जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, जैसे अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन, इसलिए हमने सोचा कि आपको हम बता दें कि अपना देश क्यों नहीं कभी तालिबान जैसे संस्था से घिर सकता है, या तालिबान की हिम्मत भी कभी क्यों ना हो कि वो हमारे बॉर्डर पे आ जाए, लेकिन वो आने से पहले 10 लाख बार कम से कम सोचेगा तो भी नहीं आ पाएगा। हम बात कर रहे हैं भारत के मिसाइल टेक्नोलॉजी की, भारत के एटम बम की, जिससे थर्राते हैं दुश्मन, चाहे वो हो चाइना या पाकिस्तान या आतंकवादी तालिबान, कोई भी हो, वो सब थर्राते हैं। और इस एटम बम की कैसे खोज हुई, कैसे एटम बम काम करता है, कैसे एटम बम को यूज किया जाता है, कब एटम बम को पहली बार इस्तेमाल किया गया, भारत ने अपना एटम बम कब बनाया, किन किन देशों के पास एटम बम है और एटम बम का किस तरीके से दुरुपयोग होता है, हम इन सभी चीजों पे आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग एकदम ध्यान से सुने, क्या है भारतीय परमाणु बम की पूरी कहानी हमारे जुबान से सुनिए। तो सबसे पहली बात है कि एसएससी जीडी और एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, आजकल तो एग्जामिनेशन में डिफेंस से 1 से 2 सवाल होते ही होते हैं और ज्यादातर सवाल इसी प्रकार के क्वेश्चन से होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्या है एटम बम की पूरी कहानी। देखिए, तो सबसे पहले यही वो बंदे हैं जिन्होंने एटम बम की खोज की है, जिनका नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर वो बंदा जिसने एटम बम की खोज की है। लेकिन जब आप बहुत सारे किताबों का अध्ययन करेंगे, जैसे आप लोग स्पीडी का जब अध्ययन करेंगे, तो स्पीडी में आपको कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा कि एटम बम की खोज किसने की है, तो ऑटो हॉर्न ने की है। लेकिन ध्यान रखना है कि ऑटो हॉर्न ने केवल वो थ्योरी बताई जिससे कि एटम बम बनाया जा सकता है, मतलब इन्होंने वो रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी बताई जिसमें न्यूक्लियर फिशन पे बात किया गया था, परमाणु विखंडन पर बात किया गया था। क्या है परमाणु विखंडन, कैसे बना एटम बम, उन सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर रहे हैं हम जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की। ये ओपेनहाइमर वही हैं जिन्होंने अमेरिका के लिए विश्व का पहला एटम बम बनाया, और विश्व का पहला एटम बम बना 16 जुलाई 1945 को, जिसको कहां पर बनाया गया, तो अमेरिका के लॉस आलमोसा से 200 मील दूर अलेमो गोंडो के रेगिस्तान के उत्तरी भाग में बनाया गया। तो ये तो हो गई अमेरिका के पहले एटम बम की बात, जिसे बनाने का श्रेय जाता है किसे, तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। लेकिन बात है कि सर ऑटो हॉर्न सब जगह क्यों देता है, तो हमने उसके बारे में भी बताया कि इन्होंने एक थ्योरी बताई जिसके कारण रेडियो एक्टिविट एलिमेंट्स के माध्यम से कैसे एटम बम बनाया जाए, वो चीजें क्लियर हुई। मित्रों, हम आपको बता रहे हैं कि एटम बम बनने की क्या प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि एटम बम बनने और बनाने की जो प्रक्रिया है वो न्यूक्लियर फिशन के माध्यम से शुरू होती है, जिसे आप नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब ये नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है ना, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया क्या है कि जब आप यूरेनियम को तोड़ोगे, तो जब आप यूरेनियम को तोड़ोगे तभी जाकर ये क्या होगा, न्यूक्लियर विखंडन मतलब एटम बम बनाने वाली प्रक्रिया होगी। और इसके बारे में सबसे पहले बात किया किसने था, जर्मनी के ऑटो हॉर्न ने। और सीधी सी बात है कि अगर ऑटो हॉर्न ने पहली बार एटम बम बनाया होता तो वो एटम बम का श्रेय जर्मनी को चला जाता, लेकिन विश्व का पहला एटम बम 16 जुलाई 1945 को किसके मत्थे चढ़ा, तो वो अमेरिका ने बनाया, अमेरिका ने उसकी पुष्टि की थी और अमेरिका ने पहली बार इसका इस्तेमाल भी किया था। अभी हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर फिजन में आखिर होता क्या है, कैसे एटम बम बनाया जाता है। अगर ये यूरेनियम है तो कोई भी यूरेनियम जो होगा, अगर आप उसके आइसोटोप को देखो तो हमेशा इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, लेकिन जो स्टेबल फॉर्म में यूरेनियम होता है वो यहां पर 238, 235 और 233 के एटॉमिक मास के फॉर्म में होता है।
जो ऊपर वाला आप यूरेनियम देख रहे हो, ये यूरेनियम का 238 का जो आइसोटोप है, बेसिकली इसमें क्या है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये 99.3% स्टेबल होता है। और जब इस यूरेनियम को इनरिचमेंट करवाया जाता है, इसका इनरिचमेंट होता है, तो इनरिचमेंट के माध्यम से ये जो इतना स्टेबल है, इसमें थोड़ी अनस्टेबिलिटी आती है और ये लगभग 2.37% अनस्टेबल हो जाता है। और इसी अनस्टेबल न्यूक्लियर यूरेनियम के माध्यम से हम न्यूक्लियर फिशन के माध्यम से एटम बम बनाने की प्रक्रिया शुरू करते। पूरी प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एटम बम बनता है, बस थोड़ा समय आपको हमें देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अब सवाल यह है कि आखिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है और हम किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पहचानेंगे कैसे। तो बड़ा ही आसान तरीका है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पहचानने का। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इम्प्रॉपर रेशियो में है, मतलब अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असमान है, मतलब समान अनुपात में नहीं है, असमान अनुपात में है, तो वो जो हो जाता है एलिमेंट, वो बन जाता है रेडियो एक्टिव। तो जब भी आपको दिख जाए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इम्प्रॉपर रेशियो में है, उनकी संख्या, उनका अनुपात एक जैसा नहीं है, तो वो किसका फॉर्मेशन करता है? रेडियो एक्टिव का फॉर्मेशन करता है। क्या रेडियो एक्टिव पे अभी हम कोई बात नहीं करेंगे। हमारी जो मुख्य बात होने वाली है वो बात होने वाली है कैसे यूरेनियम से एटम बॉम्ब बना। तो एटम बॉम्ब बनने की पूरी कहानी यह है कि पहली बार अमेरिका ने एटम बॉम्ब को बनाने का काम शुरू किया। और यह बनने का काम कब शुरू खत्म हुआ? तो 16 जुलाई 1945 ईस्वी को एटम बॉम्ब बनने का काम हो चुका था खत्म। और इसके बाद समय आ चुका था टेस्टिंग का। और आपको पता है कि अमेरिका ने पहली बार एटम बॉम्ब की टेस्टिंग कब की? अमेरिका ने पहली बार एटम बॉम्ब की टेस्टिंग 6 और 9 अगस्त, 2 तारीख है, 6 + 9 अगस्त 1945 को की। कहां की? तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर की। लेकिन हम इस पे भी चर्चा नहीं करेंगे। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने एटम बम को बनाया। मित्रों, अगर हम एटम बम की बात करें तो उससे पहले हमको चलना होगा एक और बम की ओर, जो अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, यही है एटम बम जिसको देखने के लिए आप बेसब्र हैं। अब तो एटम बम को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया गया है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी एटम बम का परीक्षण किया जा सकता है और एटम बम को विस्फोट किया जा सकता है। तो अब आप ऐसा नहीं सोचिए कि अमेरिका क्या वहां से बैठे हुए चाइना पे एटम बम गिरा सकता है। जी बिल्कुल गिरा सकता है, अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यह था एटम बम। लेकिन एटम बम की बात करें और उससे पहले एटम बम के स्रोत को बताने वाले बंदे की बात ना करें, यह तो दरअसल बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी। तो बेईमानी का काम तो हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको जानना है कि एटम बम से पहले भी कोई ऐसा बम था जो सबसे खतरनाक बम था, और वो बम था द डायनामाइट। ओके, तो और डायनामाइट के किंग किसको कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, जो डायनामाइट के जो किंग है वो हैं सर अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल का नाम तो आप लोगों ने भी सुना ही है। अल्फ्रेड नोबेल वही हैं जिन्होंने डायनामाइट की खोज की है, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इसको आपको दिमाग में रखना है। और आपको पता है सन 1901 ईस्वी से टोटल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दी जाती है। कौन सी संस्था देती है? तो स्टॉकहोम देती है ये नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज दिया जाता है लिटरेचर के लिए, नोबेल प्राइज साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आप देखोगे तो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आप देखोगे तो इकोनॉमी का नोबेल प्राइज जिसे 1969 में शुरू किया गया, फिजिक्स का नोबेल प्राइज,
केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। तो टोटल 6 ऐसे फील्ड हैं जिन जिन फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। जैसे एक लिटरेचर का फील्ड है, एक आपका मेडिकल फील्ड है, एक आपका इकोनॉमी का फील्ड है और एक आपका सबसे महत्वपूर्ण शांति का फील्ड है। लेकिन जिस बंदे के नाम से शांति का पुरस्कार दिया जाता है, समझ लीजिए कि उसने शांति के लिए कौन सा कार्य किया है, तो डायनामाइट की खोज की है। अभी इस पे और बात करते हैं। अभी आप दिखा रहा हूं मैं आपको वो पहला लोकेशन जहां पे पहली बार विश्व में एटम बम का टेस्ट फायर किया गया था, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। तो ये एटम बम का पहला टेस्ट फायर यूएसए के द्वारा किया गया और मैंने आपको बताया कि यूएसए ने अपना पहला टेस्ट फायर कब किया था, 16 जुलाई 1945 को किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे एकदम गलत नहीं समझना है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता है कि वो एकमात्र ऐसा देश यूएसए ही रहा जिसने एटम बम ना सिर्फ बनाया बल्कि उसका सही इस्तेमाल भी किया। और कहां पे इस्तेमाल किया, तो इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में इसका इस्तेमाल किया। हिरोशिमा में जहां 6 अगस्त 1945 को एटम बम का विस्फोट करवाया गया, वहीं नागासाकी में 9 अगस्त 1945 में एटम बम का विस्फोट कराया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, एकदम इसे आप रट जाइए। इतना ही नहीं, इसका तो नाम भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इस बम का नाम क्या था। पहले बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे बम का नाम था फैटी बॉय। लेकिन यहां आपको मैं 2-3 बातें और बता दूं कि एक एटम बम अगर कहीं फटता है तो वो लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी आए उसे गला देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी आए उसे तो गला देता है और उसके बाद का जो क्षेत्र है ना, वहां के रेडिएशन से वो 1-2 पुश्त नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा कहीं जनरेशन को खराब कर देता है। जापान सबसे बड़ा उदाहरण है जहां आज भी बच्चे अपंग होते हैं एटम बॉम्ब के रेडिएशन के कारण। वैसे तो अगर एटम बॉम्ब की बात की जाए, अगर एटम बॉम्ब पाकिस्तान में कहीं पर भी फटेगा ना तो उसका भी रेडिएशन इंडिया आएगा, मतलब भारत के लोगों को भोगना पड़ेगा। अगर भारत में भी कहीं फट जाए तो वो वहां चला जाएगा। इतनी बात तो छोड़िए, अगर एक एटम बम को ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, अगर वहां भी फोड़ दिया जाए, अगर वहां भी फट जाता है तो उसका रेडिएशन इंडोनेशिया तक जाएगा। आप अंदाजा लगा लीजिए, इंडोनेशिया एशिया के ठीक बगल में है, अपने भारत के भी ठीक बगल में है। आप ऐसा समझ लीजिए, एशिया में तो इंडोनेशिया खैराता ही है। इंडोनेशिया और भारत के बीच में आपको पता है ग्रैंड चैनल एक स्ट्रेट भी है जो कि जोड़ती है या बाउंड्री को अलग करती है, आप जो कह लीजिए। और यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम को फोड़ा गया, बम जो फटा वर्ल्ड वॉर 2 के ड्यूरेशन में, उससे लोगों को कुछ सीख नहीं मिली। अगर सीख मिलती तो लोग ये काम नहीं करते जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सीख ये नहीं मिली कि लोगों ने एटम बॉम्ब के फटने के बाद और भी एटम बॉम्ब बनाने चालू कर दिए। जैसे विश्व के 5 ऐसे देश जिन्होंने सबसे पहले एटम बॉम्ब बनाया, उनमें सबसे पहला नंबर आता है यूएसए का, दूसरा नंबर आता है यूएसएसआर का, तीसरा नंबर आता है फ्रांस का, चौथा नंबर आता है ब्रिटेन का और 5वां नंबर आता है आपके चाइना का। और चाइना ने अपना एटम बम कब बनाया, तो इन्होंने अपना एटम बम 1964 में बनाया। और इन 5 देश जिनके पास एटम बम है, इनको P5 नेशन कहा जाता है, मतलब पावरफुल 5 नेशन कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इसे P5 नेशन क्यों कहा जाता है। तो सीधा सा मतलब है कि P5 नेशन, पावरफुल 5 नेशन वो है जिन्होंने 1970 से पहले एटम बम बना लिया है, NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के पहले। अब ये NPT क्या है, तो सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ NPT। भारत NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सदस्य नहीं है। और जब यह सदस्य नहीं है तो कहानी यहां पर ऐसी बन चुकी है कि चाइना भारत को इसका सदस्य बनने भी नहीं देना चाहता है। अब बात इतनी सी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है क्या,
तो ये ट्रीटी ये कहती है कि ये जो 5 पावरफुल देश है जिन्होंने 1970 से पहले एटम बम बना लिया है, ये किसी और देश की एटम बम बनाने में ना तो मदद करेंगे, ना ही अपने ज्ञान के बारे में बताएंगे कि कहां से हमने एटम बम को बनाया। तो ये तो बात हो गई 1970 के एनपीटी की। यहीं पर एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूं जो एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है, वो बात यह है कि जिस प्रकार से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम से हमला हुआ, इससे पूरे विश्व में खौफ हो गया कि क्या ये पांचों देश कहीं भी एटम बम फोड़ सकते हैं। इसके लिए मित्रों एक IAEA संस्था बनाई गई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, एक संस्था बनाई गई 1975 ईस्वी में, जिसका हेडक्वार्टर डेनमार्क में रखा गया। और बेसिकली ऑस्ट्रिया में इसका रखा गया है, हेडक्वार्टर डेनमार्क में नहीं है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है तो वियना है, वियना में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का 1975 में, जो ये कहता है, क्या कहता है कि आप एटम बम कहीं भी नहीं फोड़ सकते हैं बिना किसी कारण से। और अगर भारत की बात करें तो भारत की तो पॉलिसी ही है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ठीक है, मतलब हम पहली बार इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये 5 देश तो हो गए वैसे देश जिन्होंने एटम बम को 1970 से पहले बनाया, लेकिन भारत की आयरन लेडी मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है, इन्होंने भी देश के लिए एटम बम का सपना देखा था। और इन्होंने इसी सोच के साथ इंदिरा गांधी ने मई 1974 में भारत के लिए पहली बार एटम बॉम्ब का टेस्ट फायर भी करवाया। एक एटम बॉम्ब जो है उसका टेस्ट फायर करवाया, लेकिन दुर्भाग्यवश कि ये जो एटम बॉम्ब का पोखरण में टेस्ट हुआ ये असफल हो गया और इंदिरा गांधी की जो कामयाबी थी वो यहां पर थोड़ी सी धूमिल हो गई। नहीं तो वो समझ लीजिए कि सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जैसे अभी कही जाती है, उस समय की वो मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर होती, क्योंकि भारत ऐसा करने वाला विश्व का 6ठा देश बनता। लेकिन भारत रुकने वाला भी कहां है, भारत रुकता भी कैसे, जब भारत के पास मिसाइल मैन जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब हो, जब भारत के जैसे इतने महान डॉक्टर हमारे बीच अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, तो ऐसे ऐसे लोगों के बीच में लोग रुके कहां। हम लोगों ने भी एटम बम बनाया और भारत ने 1974 में जहां एक असफल एटम बम को चेक किया था, तो भारत ने 11 मई 1998 में पहली बार में एक सफल एटम बम की भी टेस्टिंग की और 13 मई 1998 को फिर से भारत ने 4 एटम बॉम्ब की सक्सेसफुल टेस्टिंग की। तो भारत ने कुल कितने एटम बॉम्ब की टेस्टिंग की है और कब की है, तो याद रखना है कि भारत ने सक्सेसफुल एटम बॉम्ब की टेस्टिंग 1998 में की है। किसके लीडरशिप में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लीडरशिप में। कौन थे इस पूरे प्रोजेक्ट को देखने वाले व्यक्ति, तो वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और भारत ने अभी तक कुल कितने एटम बॉम्ब की टेस्टिंग की है, तो 6 की है। और इसीलिए भारत एटम बॉम्ब बनाने वाला विश्व का कितने नंबर का देश भी है, तो 6ठे नंबर का देश है। यही नहीं मित्रों, मैं इससे भी आगे आपको बताता हूं, अगर भारत ने बनाया तो पाकिस्तान भी कहां रुकने वाला था। भारत ने 11 मई और 23 मई को बनाया, तो पाकिस्तान ने 29 मई और 30 मई 1998 को ही, मतलब भारत के एटम बम बनने के 20 दिन के भीतर पाकिस्तान ने भी एटम बम बना डाला। और इसको बनाने में कहा जाता है कि चीन ने, जिसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, NPT ने इसको ऐसा कहा था कि आप ऐसा नहीं करोगे, तब भी इसने शायद इसकी मदद की, पाकिस्तान की मदद की, और पाकिस्तान ने बॉम्ब बनाया। पाकिस्तान ने 29 मई को एक बॉम्ब की टेस्टिंग की सक्सेसफुल और 30 मई को 5 बॉम्ब की सक्सेसफुल टेस्टिंग की। मतलब पाकिस्तान ने भी कुल कितने एटम बॉम्ब फोड़ के चेक किए, 6। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान बराबरी का दुश्मन तो नहीं है, लेकिन दिखाता हमेशा है कि वो भी बराबरी का दुश्मन है।
इसके बाद एक और देश है जिसे 8वें नंबर का आप देश कह सकते हैं, वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया भी कहां पीछे रहने वाला था, इसने भी जल्दीबाजी में 2006 में एटम बॉम्ब की टेस्ट फायर कर ली और नॉर्थ कोरिया भी एटम बॉम्ब रखने वाला विश्व का 8वां देश बन चुका है। इसके अलावा भी कई देश हो सकते हैं जिनके पास एटम बम हो, लेकिन वो इस डेटा को शेयर नहीं करते हैं। इसके पीछे का मात्र यही कारण है कि अगर करेंगे ये डेटा शेयर तो हो सकता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट और विश्व के जो अन्य सरकार हैं वो देश पर लगा दे प्रतिबंध। हम इससे आगे बढ़ें उससे पहले भी हम आपको मित्रों बहुत चीज बताना चाहते हैं, जैसे कि एटम बॉम्ब से भी खतरनाक कौन बॉम्ब है। देखो, एटम बॉम्ब से भी अगर खतरनाक बॉम्ब की बात की जाए तो अब ना नोबेल, अब ना वो डायनामाइट है, ना ही एटम बॉम्ब है, वो है हाइड्रोजन बॉम्ब। और हाइड्रोजन बॉम्ब संपन्न भी बहुत सारे देश हैं, जैसे यूएसए हाइड्रोजन बॉम्ब है। हाइड्रोजन बॉम्ब के आगे बढ़ोगे, यूएसए के बाद अगर बढ़ोगे आप तो आप देखोगे यूएसएसआर, उसके पास भी है, चाइना के पास भी है, फ्रांस के पास भी है। और रिसेंटली 2012-13 में कौन सा देश सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया हाइड्रोजन बॉम्ब का, तो वो है नॉर्थ कोरिया। मतलब कितने देशों के पास टोटल हाइड्रोजन बॉम्ब है, तो 5 ऐसे देश हैं जिनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है। तो मैं बात कर रहा था कि किस प्रकार से एटम बम को बनाया जाता है, तो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फिशन एक ऐसी प्रक्रिया है, नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एटम बम बनाया जाता है। लेकिन मित्रों, एक सवाल और जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो ये है कि हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे बनता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब संलयन से भी बनता है और विखंडन से भी बनता है। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की 2 श्रेणी हो जाएगी, 2 तरीके हो जाएंगे, संलयन भी हो जाएंगे और विखंडन भी हो जाएंगे। अभी इन चीजों को और बढ़ाएं तो देखो, नाभिकीय विखंडन का हम 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। एक इस्तेमाल हो सकता था कंस्ट्रक्टिव और दूसरा इस्तेमाल हो सकता था डिस्ट्रक्टिव। लेकिन मैंने जो आज आपको बताया वो डिस्ट्रक्टिव बताया, क्योंकि इसमें विनाश होगा। और विनाश किसका हो रहा है, तो एटम बम से बहुत सारे देश का विनाश हो सकता है। और कंस्ट्रक्टिव में अगर बात करें तो इसी थ्योरी से, इसी ऑटो हॉर्न के बताए गए रेडियो एक्टिव की थ्योरी से हम लोग अगर चाहें तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना सकते थे, जिस न्यूक्लियर रिएक्टर से करोड़ों लोगों के घर में बिजली आ जाती और बिजली से आप समझ सकते हैं कि उनके कई सारे काम हो सकते थे। लेकिन बात वही है कि अगर एक देश को मजबूत बनना है तो उसके पास हथियार भी होने चाहिए, मैन पावर भी होना चाहिए और दिखना भी चाहिए कि हम मजबूत हैं, क्योंकि बोल देने से कोई मजबूत नहीं होता है, मजबूत करके दिखाना पड़ता है कि हम मजबूत हैं क्योंकि हमने ऐसा किया है। फिलहाल मित्रों, आप सभी लोगों के लिए बस इतना ही। आप हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द ऐसे ऐसे इंटरेस्टेड और इंटरटेनिंग सेशन को लेकर हम आएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एटम बम तो हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो आपसे मिसाइल के बारे में बात करेंगे, भारत के वो सब बम के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है और कहां कहां है। लेकिन ध्यान रखना है कि दुनिया रुकने का नाम नहीं है। अगर दुनिया रुकने का नाम होती तो बहुत चीज रुक जाता। जैसे आपको पता नहीं है, मैं आपको और बता देता हूं कि हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के बाद भी दुनिया नहीं रुकी। दुनिया को लगा कि अगर ये 5 देश ने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया है तो इससे भी बड़ा बम बनाना पड़ेगा। फिर क्या बना? मदर ऑफ ऑल बम, फादर ऑफ ऑल बम। और अभी हाल फिलहाल में कौन सा बॉम्ब बनाया गया है? ग्रैंड फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। सब बॉम्ब पे भी चर्चा करेंगे, सारे मिसाइल पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। जय हिंद।